अगर आप मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स देखते हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट्स रोज़ाना देखते होंगे। देखें, मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है उसमें तो जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं, वो सभी एक आइडियोलॉजी के हैं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति को और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल्स पर भी बहुत सारे लोग, या हम कहेंगे कितने ही लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं, या फिर उनको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होती और वो खबरें वगैरह पेश कर देते हैं, रिपोर्ट अपनी बना करके पेश कर देते हैं। जो कुछ दिख रहा होता है उसके आधार पर उसकी बारीकियों में वो नहीं जा पाते हैं, जाने की कोशिश नहीं करते हैं या जा नहीं सकते हैं, इतना डीप नॉलेज उनको नहीं होती है। हमने अपने कई वीडियोज़ में ये कहा है, जो आरएसएस और बीजेपी को लेकर के खबरें चल रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी में तनातनी और मोदी का ये होगा और मोदी को चैलेंज कर दिया, मोदी को अल्टीमेटम दे दिया, गिर जाएगी मोदी सरकार। तो ये जो झगड़ा है आरएसएस और मोदी का, वो कोई झगड़ा है नहीं। दरअसल वो कह सकते हैं नूरा कुश्ती है। या जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है चुनाव में, बीजेपी को बहुत बुरी शिकस्त हुई है इस चुनाव में, और उसके बाद जो लोग खफा हुए हैं मोदी सरकार से और आरएसएस से, जितना जनता में रोष मोदी सरकार को लेकर के है उससे ज़्यादा आरएसएस को लेकर के है। गरीब, पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में आरएसएस को लेकर के बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार के खिलाफ भी था, यह है अभी बरकरार। तो आरएसएस उस गुस्से को साधना चाहती है अपने बच्चे को डांट करके, दिखावा करके। अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिल गया होता, आरएसएस की तरफ से कोई एक भी शख्स नहीं बोलता, ना वो मणिपुर के लिए बात करते, ना वो ये कहते कि विपक्षी दल आपके दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है, ना ही कोई और बातें की जाती। तो हम ये बता चुके हैं पिछली रिपोर्ट्स में भी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जब आरएसएस की तरफ से कोई बात कही जाए तो आप समझिए उसका हमेशा उल्टा होगा या कुछ और होगा। जो वो कुछ कहते हैं या जो कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा वो चीज़ें होती नहीं, क्योंकि आरएसएस के बारे में सभी जानते हैं, हम भी बहुत बार बता चुके कि ये एक ऐसा संगठन है जो खुफिया रूप से, गुप्त रूप से, छिप करके, अंडरग्राउंड होकर के, माफियाज की तरह
अंडरवर्ल्ड की तरह, डीप स्टेट की तरह काम करता है। इनके अपने लोग, बहुत सारे लोग डीप स्टेट में मौजूद हैं, तो ये वहाँ से तमाम चीज़ें सीखते होंगे। 10 साल में कौन सा ऐसा काम है मोदी की सरकार ने जो आरएसएस चाहती थी वो नहीं किया हो। हर काम मोदी सरकार ने किए आरएसएस के। ये इतने बड़े बड़े आरएसएस के जो कार्यालय बने हुए हैं, 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स के तरह के, कैसे बन गए, कहाँ से आ गया पैसा उसके लिए? ये सरकार ने बनवाए, सरकार के जरिए जो उपलब्ध कराया गया धन था CSR का, तो सरकार ने सारा पैसा आरएसएस को अलॉट कर दिया था। पहले वो सोशल वर्क में या जनता के लिए इस्तेमाल होता था, वो सारा पैसा आरएसएस के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। और आरएसएस ने बड़े बड़े कार्यालय अपने और इतनी सारी शाखाएं उन्होंने खोली, लेकिन जनता ने नकार दिया दोनों को। सीधे तौर पर जो पार्टी है वो आरएसएस ही है, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे नज़र आती है, लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर सब कुछ वो आरएसएस है। एक्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। एक बयान जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने उसको भी पता नहीं किस तरह से बताया। जब आरएसएस में और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं, जेपी नड्डा ने इतनी बड़ी बात कही है। वो इसलिए कहा था जेपी नड्डा ने कि हार का मामला सिर्फ बीजेपी तक सीमित रहे, आरएसएस के ऊपर न जाए। उसका किसी तरह का आरोप कि आरएसएस हारी है इसमें चुनाव में, आरएसएस का संगठन आ रहा है, आरएसएस को बचा के रखना था, हार की जिम्मेदारी उस पर नहीं डालनी थी। आरएसएस अपनी छवि खराब नहीं होना देना चाहता समाज के अंदर, इसलिए तमाम कवायदें की जा रही थी। अब जो बातें हैं असल, क्योंकि मोदी की सरकार बन चुकी है तीसरे बार की, लोग कह रहे हैं कि ये अब भी गिरेगी तब गिरेगी, बस चंद दिनों की मेहमान है। तो हम ये बता दें कि ये सरकार नहीं गिरेगी, ये सरकार चलेगी, मुमकिन है 5 साल पूरा करे, क्योंकि मोदी को, अमित शाह को, दोनों को सत्ता में बने रहना है हर हाल में। सत्ता से बाहर वो जा कर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इतनी कमेटियों के सामने पेश होना पड़ा करेगा, फिर जांच कमेटियों के सामने जवाब देने के लिए, ये परेशान हो जाएंगे। उस सूरत में ये हर हाल में सरकार में रहेंगे और चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की वजह से सरकार नहीं गिरेगी। नीतीश कुमार की आज के वक्त में जो ताकत है वो नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी से चुनाव हो जाए अक्टूबर-नवंबर में, महाराष्ट्र के चुनाव के साथ, हरियाणा के चुनाव के साथ। मोदी चाहते हैं अगले साल चुनाव हो। सरकार भंग करने का एनडीए में पहले शामिल होने से पहले तय हो गया था नीतीश कुमार का और मोदी के बीच में कि सरकार भंग कर दी जाएगी लोकसभा चुनाव के बाद। फिलहाल वो सरकार भंग करने के मूड में नहीं है केंद्र सरकार। इसके बावजूद नीतीश कुमार की तरफ से या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से समर्थन किसी भी वक्त वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार चलेगी, चलती रहेगी। बीजेपी को सरकार चलाना है। जो भी जिस पार्टी की, जिस लीडर की डिमांड्स होंगी वो पूरा की जाएंगी, करने की कोशिश की जाएगी या उनको समझाया जाएगा। अब बात
संभाल ली जाएगी। मगर आरएसएस और बीजेपी डरे हुए किससे हैं और क्यों डरे हुए हैं, इस पर थोड़ा हम बात करेंगे। क्योंकि आरएसएस की तरफ से जो बयान आए हैं वो मोदी के खिलाफ नहीं आए हैं, वो विपक्ष के खिलाफ आए हैं, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। जितने बड़े हमले आरएसएस के ऊपर इतिहास में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लीडरशिप से हुए हैं, इतने कभी किसी ने नहीं किए। खुल करके राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेकर के चुनाव से पहले और वक्त पर सीधे हमले किए हैं। आरएसएस को इस बात का डर है कि राहुल गांधी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अगर ये सरकार में आ जाते हैं, उद्धव ठाकरे सरकार में आ जाते हैं, अखिलेश यादव सरकार में आ जाते हैं, तेजस्वी यादव, ममता, ये सब मिलकर के इंडिया गठबंधन सरकार में आ जाती है, तो हमारा क्या होगा। आरएसएस डरा हुआ है राहुल गांधी से। मान के चलिए, एज्यूम करिए ऐसे ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आरएसएस का क्या होगा ये आरएसएस जानता है। मोदी शाह का क्या होगा दोनों समझते जानते हैं अच्छी तरह से। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए। अब अगर राहुल गांधी हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो आरएसएस डरा हुआ, घबराया हुआ है इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से। आरएसएस की कोशिश है कि किसी तरह से विपक्ष का जो स्पेस है उसको हम ऑक्यूपाई कर लें। मोहन भागवत को तो 1 साल से लड़ाई चल रही है, मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही है, पहले बोल जाना चाहिए था। जिस तरह से फ़लस्तीन के साथ व्यवहार कर रही है दुनिया, उस तरह का व्यवहार भारत के राजनीतिज्ञों ने, सत्ताधारी लोगों ने मणिपुर के साथ किया है। कितने संगठन दुनिया के बेनकाब हुए हैं फ़लस्तीन के अंदर, कितनी बड़ी बड़ी सरकारें बेनकाब हुई हैं फ़लस्तीन की लड़ाई के अंदर। मणिपुर में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। भागवत नहीं बोले, मगर अब जब वो बोल रहे हैं तो विपक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, विपक्ष की जो ज़मीन है उसको हथियाना चाहते हैं। राहुल गांधी से डरे हुए हैं आरएसएस के लोग, मोहन भागवत डरे हुए हैं। पुलवामा का मामला सबके सामने मौजूद है, अभी उसकी जांच रिपोर्ट किसी के पास नहीं है, किसी को नहीं मालूम पुलवामा कैसे हुआ था। और मोहन भागवत हो या कोई और लीडर या कोई और संगठन, प्रधानमंत्री मोदी के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी ताकत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। छोटा बड़ा मान करके एक दूसरे का रेस्पेक्ट की जाए वो एक अलग बात है। ताकत दिखाने की हैसियत में मोहन भागवत नहीं है, आरएसएस नहीं है। मोदी को अपनी ताकत का वो दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मोदी एक सरकार है और सरकार के पास असीमित ताकत होती है। मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें मालूम है गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे, साबरमती ट्रेन जलाई गई थी, वो सब क्या था। हरेन पांड्या की हत्या, सारी रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उनके पास सब कुछ रहा होगा। ऐसी सूरत में आरएसएस की हिम्मत भी नहीं हो सकती कि मोदी के खिलाफ जा सकें। हमने जिक्र किया पुलवामा का, पहले भी हम बात करते रहे पुलवामा पे। 14 जनवरी को पुलवामा होता है 2019 में। 24 फरवरी को भारत बालाकोट पर स्ट्राइक करता है। रात के वक्त ही ट्विटर पे ISPR पाकिस्तान का जो
इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है सेना का, उसकी तरफ से ट्वीट होता है और बताया जाता है कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। सुबह को भारत के अखबारों में और टेलीविज़न चैनल्स पे वो तमाम खबरें आना शुरू हो जाती हैं। न्यूज़ पोर्टल कोई फर्जी खबर छापता है कि 300 आतंकवादी वहाँ मारे गए बालाकोट की स्ट्राइक में। कार्रवाई बड़ी थी, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई की थी, पहली बार ऐसा हुआ था। पाकिस्तान अगले दिन ही जितने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे वो सबको ले जा करके बालाकोट में मौके पे जा कर के मुआयना कराते हैं, विजिट कराते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ है। उसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर स्ट्राइक की जाती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान भारत की सरहद पार करके कश्मीर के इलाके में घुस आते हैं। और यहाँ से अपना जो कुछ उनको करना था करके वापस लौटते हैं। जब भारतीय वायुसेना के विमान उनका पीछा करते हैं तो उसमें भारत के एक विमान को पाकिस्तान के अंदर मार गिराया जाता है। उसके पायलट को, जिसका नाम अभिनंदन था, पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स की तरफ से खबर आई तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया कि हमने भारत के 2 विमानों को मार गिराया है। उसकी डिटेल हम पहले बयान कर चुके हैं अपने एक वीडियो में। नेगोशिएशंस होते हैं और अभिनंदन को पाकिस्तान वापस कर देता है। यह सब कुछ हुआ था पुलवामा की वजह से, जो पुलवामा में हुआ था। और यही पुलवामा एक ऐसा हमला था, आतंकवादी हमला था, जिसके आधार पर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लोकसभा का चुनाव जीते थे। पूरा चुनाव उसी आतंकवादी हमले पर था, खोल के वोट मांगे गए थे और भारतीय जनता पार्टी एक हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ सत्ता में वापस आती है सेकेंड टाइम। उस पुलवामा आतंकवादी हमले की जांच आज तक किसी के सामने नहीं है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। राहुल गांधी से इसलिए डरी हुई आरएसएस। हमने बताया था अपनी रिपोर्ट में पहले, कश्मीर के किसी भी संगठन ने कभी भी आतंकवादी हमले तो किए हैं, फिदायीन हमला नहीं किया, सुसाइड अटैक। सुसाइड अटैक करने का जो हिस्ट्री है वो है ISIS की, दाइश। और ब्रिटेन का फॉरेन पॉलिसी खबर छापता है कि भारत ने दाइश के साथ मिलकर के श्रीलंका में हमले करवाए, न्यू ईयर पर, अफगानिस्तान के अंदर सिख समाज के गुरुद्वारा पर हमले कराए और कई जगह के उन्होंने पूरी डिटेल दी थी, जो हमने अपने पहले के ब्लॉग्स में उसकी डिटेल पर बात की है। अब ब्रिटेन का तो फॉरेन पॉलिसी लिखता है कि दाइश के साथ भारत की एजेंसियों ने मिल करके करवाए। इंडिया गठबंधन की जब सरकार बन जाएगी तो फिर ये सारी परतें खुलेंगी, जांचें होंगी। मणिपुर पर में जो हिंसा हो रही है उसमें भी जांचें होंगी। मणिपुर की जो हिंसा है उसका एक पहलू, एक एंगल ये भी है कि वो ड्रग्स वहाँ बहुत बड़ा कारोबार है मणिपुर में या नॉर्दर्न स्टेट्स में, जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए राज्य हैं उनमें। मणिपुर में सालाना हज़ारों करोड़ का ड्रग्स आता है बर्मा की तरफ से, म्यांमार की तरफ से। वो ड्रग्स का कारोबार कौन लोग करते हैं? बहुत शाखाएं नॉर्थ के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में आरएसएस ने अपनी कायम की हुई है। मणिपुर में भी उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। सिर्फ अडानी के पोर्ट पर ही ड्रग्स नहीं पकड़ा जाता है,
ड्रग्स का कारोबार मणिपुर से भी होता है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, राहुल गांधी सरकार बना लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ें फिर जांच होंगी, और वो जांचें उम्मीद ये कि ईमानदारी वाली होंगी, और जनता को तब पता लग जाएगा क्या हुआ है सब कुछ। आरएसएस डरा हुआ है राहुल गांधी से, हम यही बताना चाह रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें आती हैं मीडिया में कि आरएसएस और मोदी में तलवारें निकल आई हैं और एक दूसरे पे हमलावर हैं। तो सब दिखावा है, कोरा झूठ है, असत्य है। प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा में पहुंच जाएंगी, अब तो चुनाव लड़ेंगी वहां से। राहुल गांधी उस सीट को छोड़ दिए हैं। मोदी साहब ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार कमज़ोर हुई है। आरएसएस ये नहीं दिखाना चाहता है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को लोकसभा के स्पीकर का पद नहीं देंगे, डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे। विपक्ष के सामने वो कभी भी झुकते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको। सड़क हो या संसद हो, मगर अब की से विपक्ष बहुत ताकतवर है, और प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने के बाद उसकी धार और तेज हो जाएगी। भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी का संसद में पहुंचना एक सुनामी की तरह होगा, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके तंबू कनात आप देखेंगे वो उखड़ जाएंगे, बह जाएंगे, हवा में नहीं टिक पाएंगे। मोदी का जो आभा मंडल उनके इर्द गिर्द है वो चकनाचूर हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा प्रियंका गांधी के हमलों से। मैंने बहुत सारे लीडर्स को दुनिया के उनकी तकरीरों को सुना है, कई बार सुना है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत पसंद आए। इमरान खान बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आए। वो बिना देखे हुए बोलते हैं क्योंकि उनको सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है। इसलिए भारत की राजनीति में महिला नेताओं की हम बात करें, सुषमा स्वराज बहुत अच्छा बोलती थी, लेकिन प्रियंका गांधी का जो बोलने का तरीका है, प्रियंका गांधी जिस अंदाज में बात करती हैं वो अनोखा है। चुनाव के दौरान जो उन्होंने जनता से संवाद किए वो बेमिसाल। तो प्रियंका गांधी जब संसद में बोलेंगी, अब किसी तो भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेतृत्व भी इतना मजबूत नहीं है जो हुआ करता था। विपक्ष के पास बहुत बड़ी महिला नेता हैं इस बार, उनका सामना सत्ता पक्ष नहीं कर सकेगा। राज्यसभा में सोनिया गांधी बैठी होंगी, लोकसभा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन होगा। आने वाले वक्त की जो राजनीति है आप देखेंगे, राहुल गांधी को सड़कों पर, प्रियंका गांधी को संसद में मोर्चा संभालते हुए। लेकिन मोदी की सरकार, जैसा हमने बताया, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की ऐसे नहीं गिरेगी। और कारण हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन इनकी वजह से नहीं गिरेगी, और कारण हो सकते हैं। और आरएसएस मोदी को सत्ता से नहीं हटाएगा, ये बिल्कुल तय मानिए आप। बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर ये बातें होती हैं कि आरएसएस सत्ता परिवर्तन करके नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना सकता है, राजनाथ सिंह को बना सकता है, योगी आदित्यनाथ को बना सकता है। अभी वो किसी को नहीं बनाएगा। अगले साल 2025 में उसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो अभी मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो आरएसएस डिक्टेट करके नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकता है, आदेश दे करके नहीं हटा सकता। ये हम बता रहे हैं आपको, पहले भी कहा है।
क्योंकि मोदी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं आरएसएस से या मोहन भागवत से। कहीं कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं मोदी के सामने या कोई और भी लीडर, क्योंकि वो सरकार है। शुक्रिया आप सभी का।